क्या बीजेपी कोई बड़ा खेल करने वाली है? क्या सीज फायर से पहले मोदी की, या ये बोलें कि पहलगाम अटैक से पहले मोदी की पहलगाम यात्रा, यही बोले कि कश्मीर यात्रा रद्द होना, क्या उन्हें पहले से पता था कि पहलगाम अटैक होने वाला है? या ये बोलें कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। इन पूरे तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे, चाहे सीज फायर हो, वक्फ हो या फिर जाति जनगणना हो। इस पूरे मुद्दे को लेकर इनसे विस्तार में चर्चा करेंगे। देखिए, इस मामले पर अगर हम देखें, जो हाल ही में पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद भारत देश में ही कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक थे, कुछ सोशल मीडिया पर लोग थे जो ये बातें कहते नज़र आ रहे थे कि इस घटना को इस वजह से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया गया या फिर इस घटना को इतना दिखाया गया क्योंकि बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा था। जबकि देखा जाए तो पूरी तरीके से घटना आतंकी नज़र आई, किसी को भनक नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि सवाल बहुत सारे थे कि कैसे हुआ, कहाँ से आए, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे मेन था बदला लेना। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए, बिहार चुनाव, देश में चुनाव हर साल कोई ना कोई स्टेट में रहता ही है। जैसे इस साल की बात करें, पहले दिल्ली में हुआ साल की शुरुआत में और साल के अंत में बिहार में। पिछले साल की बात करें 2024 की, उस समय भी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात कर लें, लोकसभा इलेक्शन की बात कर लें, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पर भी चुनाव हुए। फिर अगले साल की बात करें तो तमाम राज्यों में भी चुनाव है, तो जिसकी वजह से देश में चुनाव होते रहते हैं। इसको ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। और राजनीति के लिए क्या इस हद तक गिरेंगे कि ऐसे घटनाओं को अंजाम, तो इससे तो बिल्कुल भी यहाँ पर सहमति नहीं जताई जा सकती। फिलहाल जो बात आती है मोदी जी के फैसलों की, कि मोदी जी की रणनीति क्या है, बीजेपी अपने आप को ही कमज़ोर तो नहीं समझ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो मोदी सरकार होती थी पहले, अब वो एनडीए सरकार बन चुकी है। तो एनडीए सरकार को क्या ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं है कि वो आगे जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? अगर हम इस पर बात करें तो उन्होंने महाराष्ट्र जीता, जहां के एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन एक तरफा मुकाबला हुआ। फिर हरियाणा की बात करें तो वहां पर तो भाई कांग्रेस को हर एग्जिट पोल में जीत दिखाई गई, और उसके बाद सुबह 10 बजे तक जो रुझान सामने आए थे उसमें भी कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन 2 बजते बजते यहाँ पर 12 बज गए कांग्रेस के, और बीजेपी जीत गई। और बीजेपी की दिल्ली में बात करें, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे को हराना बीजेपी का जो एक बड़ा कहीं ना कहीं कामयाबी थी, जहाँ प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को उन्हीं की सीट पर हराया। उनकी पार्टी को बीजेपी ने हराया दिल्ली में। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, आपको हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही हराया। अब लेकिन यहां पर सवाल आता है कि बीजेपी बिहार में कितना मजबूत है। पहलगाम की घटना जो हुई, फिर उसके बाद जितने भी ऑपरेशन हुए, सीज फायर की बात कर ले, तमाम जो चीज़ें सामने आई, उसको क्या बिहार चुनाव से जोड़ा जाए? देखिए, राजनीति तो इस पर होगी, पक्ष सवाल करेगा, कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल करेगा, फिर पक्ष से जवाब जानने की कोशिश होगी, जवाब भी सामने आएंगे, हो सकते हैं थोड़े अटपटे हों, और जो सहमति वाले ना हो तो उस पर सवाल रहेगा। सर, एक क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा जा रहा है कि सीज फायर से पहले, ये बोले कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले जो पीएम मोदी थे उनका कश्मीर का दौरा था, लेकिन वो किसी अर्थव्यवस्था के कारण रोक दिया गया था। तो क्या उन्हें पहले से पता चल गया था कि वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है? ये विपक्ष ने काफ़ी मुद्दा उठाया था। देखिए, इस मामले पर जैसा कि यहाँ पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल तो तभी उठाने चाहिए थे जब ये घटना हुई थी, क्योंकि इस घटना के कुछ दिनों के बाद तक यही चला कि जो आतंकी थे वो कहाँ से आए थे, उनकी मदद किसने की थी। उस समय ये सवाल नहीं थे। उस समय भी अगर हम बात करें तो मोदी जी विदेश दौरे पर ही थे, तो तुरंत ही वो वापस आ गए थे देश में। फिर तमाम मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय बैठक में भी उनका शामिल ना होना भी विपक्ष ने कहा था कि उनको शामिल होना चाहिए ऐसे मुद्दों पर। तो वहाँ पर थोड़े बहुत सवाल थे। लेकिन जो दौरा रद्द होना या फिर दौरा होना, ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनके बहुत से दौरे रहते हैं। अब पहलगाम की घटना के 2 दिन बाद की बात कर ले, 48 घंटे के अंदर वो बिहार पहुंच गए थे, एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जबकि पूरा देश एक उम्मीद कर रहा था कि सभी विपक्ष के साथ मिलकर, देश के तमाम नेताओं के साथ मिलकर आगे की बात करें, जो कि उनके तमाम नेताओं ने करी। प्रधानमंत्री लेकिन चुनावी रैली कर रहे थे, जहां विपक्ष चुनाव की बात ना करते हुए कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे कि भाई एक घटना के बाद क्या कदम होगा भारत का, कैसे बदला लिया जाएगा,
क्या मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ऐसे बहुत सवाल। तो उसके 14 दिन बाद हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, लेकिन उतने तक में बहुत से सवाल खड़े हुए थे। अब जो बताया जा रहा रद्द हुआ, विपक्ष के जो सवाल हैं, देखिए ऐसे कई और सवाल के लिए तैयार रहना होगा देश को, और खासकर प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और उनकी तो हर मामले में भूमिका बनती है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। अब जैसे बिहार चुनाव की ही बात कर लें, अगर एनडीए की जीत का बात आता है कि एनडीए कैसे जीतेगा, तो यही कहा जाता है कि मोदी और नीतीश जी के काम को दिखाकर जीतेंगे। यानी मोदी जी का चेहरा रखा ही जाता है प्रायोरिटी पर। हरियाणा के इलेक्शन की बात कर लो, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, चाहे उससे पहले 2024 से पहले राजस्थान, कहीं ना कहीं साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हुए थे, वहां पर ही मोदी जी का चेहरा रखा गया था। तो मोदी जी का चेहरा एक बहुत फायर ब्रांड नेता है, उनका चेहरा कहीं ना कहीं, उनकी भूमिका हमेशा काम आती रही है। लेकिन इस बार जिस तरीके से उनको दिखाया गया मीडिया के द्वारा, तो वो छवि बिहार चुनाव में कितनी काम आएगी वो तो देखना रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि बिहार चुनाव में किस तरीके से उनके चेहरे पर वोट आएंगे या किस तरीके से बिहार चुनाव को देखा जाएगा, अब ये तो बिहार चुनाव आने पर पता चलेगा। उसी टाइम सर, जाति जनगणना पर जो बीजेपी पहले कहती थी कि हम नहीं कराएंगे जाति जनगणना पर, लेकिन बिहार चुनाव नज़दीक आने के बाद तुरंत उनका फैसला बदल गया कि जाति जनगणना ज़रूरी है। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना को लेकर हो सकता है कि बहुत से बीजेपी नेता ने असहमति जताई थी, और बहुत से एनडीए के साथी जो इस पर सहमति जता रहे थे। जो सहमति जता रहे थे उस समय उनको कहा जा रहा था कि ये बागी हैं, ये विरोध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एनडीए को धोखा दे देंगे। लेकिन अगर आज हम देखें तो हकीकत में वो बदल ही गया। एनडीए को कहीं ना कहीं जातीय जनगणना करानी पड़ी। देखिए, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती यही रहती है जहां पर पक्ष के साथ विपक्ष भी मजबूत हो। तो इस बार विपक्ष मजबूत नजर आया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पहले मोदी सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब ये एनडीए सरकार है। अब यहां पर अपने साथियों की सुननी पड़ेगी। अब इसमें चिराग पासवान की बात कर ले, जयंत चौधरी की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, एकनाथ शिंदे की बात कर लें, ये सब साथी इनके लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। नीतीश कुमार की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, तो इनका कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक, दलित वोट बैंक में सबकी थोड़ी बहुत जो पकड़ है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में खेल हुआ था, उसके बाद असली खेल शुरू हुआ, क्योंकि जो 240 तक विपक्ष पहुंच गया था, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पहले जैसे कि 2014 से 2024 तक जो सरकार फैसले लेती थी, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, चाहे वो किसान को लेकर हो, बिल को लेकर, और उसके बाद भी कई ऐसे अतिरिक्त फैसले जिस पर, चाहे सीए, एनआरसी की बात कर लें, ऐसे बहुत से फैसले थे जिस पर विपक्ष आपत्ति जताता था, लेकिन आवाज़ उतनी नहीं उठ पाती थी क्योंकि संख्या ही उनकी विपक्ष की कम थी। 300 पार तो अकेले बीजेपी थी, लेकिन इस बार 292 पर अटकी। तो सबको ये अंदाज़ा हो गया कि इस बार अपने साथियों की सुननी पड़ेगी। और बहुत से साथी थे जो जातीय जनगणना पर सहमत थे, लेकिन बहुत से ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि जातीय मुद्दे पर राजनीति ना हो। लेकिन अब कुल मिलाकर उस पर फैसला लेना पड़ा, और इसे विपक्ष अपनी एक जीत के तौर पर देख रहा है। जबकि बीजेपी अपने पुराने नेताओं के, नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, एनडीए के पूरे साथी हैं, उनके पुराने बयान वायरल किए जा रहे हैं कि ये समर्थन कर रहे थे, ये समर्थन कर रहे थे। लेकिन बात आज की आती है कि 2024, 2023 या 2025 के अगर दरमियान में बात करूं, तो राहुल गांधी ने जब 2024 के नतीजों के बाद जो नेता विपक्ष की भूमिका संभाली, उसके बाद जो जातीय जनगणना जितनी मुस्तैदी के साथ उन्होंने उठाया, वो देखने लायक था। क्योंकि भरी सदन में, संसद में लगातार टेबल थपथपाते कहते थे कि यहाँ जातीय जनगणना होकर रहेगी, करवा कर रहेंगे, हमारी सरकार आएगी तो फैसला लेगी। क्योंकि उन्होंने तेलंगाना की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले, जब सरकार बनाई तो वहाँ पर करवाई। तो इसे एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि जातीय जनगणना को कांग्रेस ने ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने 2 राज्यों में करवाया भी है, लेकिन फिर अंत में फैसला तो बीजेपी ने लिया। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में तो यही याद रखा जाएगा कि जातीय जनगणना पर फैसला बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया था। तो उस समय इनकी भूमिका पर सवाल उठेंगे। तो अब अगर बात करी जाए बिहार इलेक्शन की, बिहार चुनाव की, जो साल के अंत में होने वाले हैं, उस पर जो सियासी पारा काफ़ी गर्म हुआ है चिराग पासवान के दोनों पक्ष विपक्ष के नेताओं से मिलने पर, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, तेजस्वी के साथ जो मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, वो छोटी सी मुलाकात थी, वो कहीं ना कहीं एक सांत्वना देने गए थे। अब कह सकते हैं कि वो संयोग था या क्या था, क्योंकि वहाँ पर तेजस्वी निकल रहे थे, चिराग पहुँच रहे थे, तो उसको थोड़ा सा राजनीतिक एंगल से देखा जा रहा है। नीतीश के साथ मुलाकात तो होती रहती है, क्योंकि एनडीए के साथ ही हैं, बैठकों में मुलाकात होती है, मंचों पर मुलाकात होती है। अब मोदी जी का दौरा होगा तो वहाँ पर भी एक साथ नजर आएंगे। लेकिन यहाँ तेजस्वी के साथ एकदम से टकराना, हाथ मिलाना, गले मिलना बड़ा संदेश दे गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि इग्नोर करके जा सकते थे, पक्ष विपक्ष दिख सकता था, तकरार
इफ्तार देखने को मिल सकती थी, लेकिन वो चीज़ नहीं देखने को मिली। ऐसा पहले भी देखा गया है कि जब जब बिहार में कभी इफ्तार पार्टी या दही चूड़ा का भोज कार्यक्रम रखा जाता है जो सबको एकजुटता का संदेश देने के लिए होता है कि पूरा बिहार एकजुट है, तो वहाँ पर पक्ष विपक्ष एक साथ मिलते हैं, तेजस्वी चिराग भी मिलते हैं, वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन चुनावी साल में ये छोटी छोटी मुलाकात भी कहीं ना कहीं बड़े कड़िया जोड़ती है कि भाई मुलाकात क्यों हुई, कयासों को बल दे देती है। तो चिराग के ये सारे कदम कहीं ना कहीं थोड़े से सवाल उठा रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। ये तो तभी फैसला हो पाएगा जब मोदी जी खुद आएंगे और वो ऐलान करेंगे, क्योंकि चिराग अभी बयान दे रहे हैं, बयान नीतीश की पार्टी भी दे रही है, बयान जीतन राम मांझी भी दे रहे हैं, बयान उपेंद्र कुशवाहा भी दे रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट तब होगा जब इनके बीच सीट बंटवारा हो जाएगा, इनके बीच कहीं ना कहीं सभी पदों को लेकर सारी चीज़ें डिस्कशन एक एंड पे पहुँचेगा, कंक्लूजन पे पहुँचेगा, तभी कुछ अंदाज़ा लग पाएगा कि किसके खाते में क्या जा रहा है। बिहार चुनाव के नज़दीक आते आते जब सीज़ फायर की बात चली थी कि जब हम पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने ही वाले थे, पाकिस्तान को भारत में मिलाने ही वाले थे या ख़त्म ही करने वाले थे, तो तुरंत सीज़ फायर पर सहमति बैठ गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर यह सहमति बैठी थी, वो ऐसा दावा करते हैं। तो इस पर बिहार चुनाव पे सीज़ फायर का कितना असर पड़ा है, क्योंकि विपक्ष ये बोलते आया अब तक कि अगर सीज़ फायर हो गया है, मोदी के प्रति लाखों लोगों का गुस्सा कोई इसके पक्ष में भी है, कोई विपक्ष में भी है, तो उसको बिहार चुनाव से कैसे कनेक्ट करें? देखिए, इस समय बहुत से विपक्षी नेता हैं जो ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठाए, क्योंकि भारत देश इतना भी कमज़ोर नहीं है, अपने फैसले ले सकता है, लेकिन किसी दूसरे देश को इस मामले पर आके हस्तक्षेप करके अपना बयान देना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, जिस मुद्दे पर भारत देश लड़ रहा था, आतंकी मामले को लेकर, उसका जिक्र ट्रंप द्वारा नहीं किया गया, व्यापार का जिक्र किया गया, फिर उसके बाद तमाम और जिक्र अलग अलग मंचों पर किए गए। इस बात को लेकर विपक्ष नाराज़ था कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो दोस्ती की बात करते थे वो नज़र नहीं आई, क्योंकि क्या कहने वाली दोस्ती थी, क्या हाथ मिले थे, दिल नहीं मिले थे, तो वो वाला सवाल उठ गया। अब बिहार में विदेशी मुद्दे, क्योंकि इसको एक नज़रिए से देखा जाए तो इसको इंटरनेशनल लेवल का ही एक एजेंडा मानेंगे, मुद्दा मानेंगे, जिसका असर हो सकता है कि भविष्य में लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, लेकिन वो भी चुनाव आप कह सकते हैं कि 2029 में होगा, तो उसमें काफ़ी वक्त है। बिहार में तो जो ज़रूरी मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, पलायन और सड़कों की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, साथ ही साथ भ्रष्टाचार, बाढ़ को नियंत्रित करना, ये मुद्दे अहम होंगे, जिस पर जो लोकल नेता, जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, वो ज़्यादा प्रभाव छोड़ सकते हैं। लेकिन मोदी जी का आना, गृह मंत्री जी का आना, राहुल गांधी का आना, फिर उसके बाद अगर हम बात करें अन्य राज्यों के सीएम या फिर डेप्यूटी सीएम का दौरा, वो लगा रहेगा, क्योंकि चुनावी साल है, वो आएंगे, अपनी बयानबाजी देंगे। इन दी एंड मैटर यही करेगा कि कौन सा दल कितने बड़े प्रत्याशी उतारता है, उस पर नजर रहेगी। जैसा कि इन्होंने बोला कि बिहार चुनाव में ये देखा जाएगा कि कौन से दल कौन सा प्रत्याशी किस सीट से उतारता है, किसकी भूमिका लोगों के प्रति कितनी महत्व रखती है, कौन ज़मीनी स्तर से जुड़ के लोगों के काम आया है। उसी पे हम एक और बात करेंगे कि आजकल बीजेपी नेता काफ़ी अपने एक्शन से बोल दो या फिर अपने बयानों से बोल दो काफ़ी विवादों में रहे हैं, फिर चाहे वो मंत्री विजय शाह भी क्यों ना हो, चाहे वो गुजरात के बिच्छू भाई खाबड़ भी क्यों ना हो, जिनके इस्तीफे की तक मांग उठ गई थी। वैसे ही हम बोलेंगे कि सपा नेता, यहाँ पे बीजेपी नहीं, सपा नेता भी काफ़ी इसमें आगे हैं, जो कि अखिलेश यादव के चाचा थे। अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव, जिनकी भी इस्तीफे की मांग या फिर ये बोले माफ़ी की मांग उठी थी, जिसमें अर्पणा यादव ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाकर ये बोला था कि वो आगे आके माफ़ी मांगे। लेकिन जब अपने ही नेताओं की बात करें, अपने ही भाजपा नेताओं की बात करें, जिसमें उन्होंने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, ये कहा कि उस पर हमारे जो दल के लोग हैं वो इस पर देखे जाएगा, लेकिन उनके विपरीत में या ये बोलें कि विपक्ष के नेता ऐसा करते हैं तो वो तुरंत माफ़ी की मांग करती है। अब भाजपा नेताओं की बात की जाए, फिर चाहे वो बाल मुकुंद आचार्य हों या फिर वो बब्बन सिंह रघुवंशी हो, जिनका वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा है, ये बोले वायरल हो गया था, और वहीं पर बात की जाए एमपी विजय शाह की कि विवादों में इनके मंत्री, जो भाजपा मंत्री इतने साफ सुथरे लोग कहते हैं कि भाजपा में आ जाओ तो छवि सुधर जाएगी। जब आम आदमी पार्टी के लोग भाजपा में जा रहे थे तब इतनी मांग उठी थी कि भाजपा में ये अपनी सिर्फ छवि सुधारने जा रहे हैं। अब भाजपा नेता ऐसा कर रहे हैं तो उसका इलेक्शन पे यही बोले कि बिहार चुनाव पे या भाजपा पे कैसी नजर पड़े? देखिए, हर पार्टी में एक ना एक बयानवीर होता है जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहता है। आपने सपा का जिक्र करा, आपने भाजपा का भी जिक्र करा, सभी बड़ी पार्टियां और कांग्रेस में भी होंगे, हर पार्टी में होता है जो थोड़ा पार्टी के साइडलाइन हटकर बयानबाजी कर देता है, बाद में चाहे एहसास। और ऐसा नहीं कि भाजपा ने कभी भी अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करी, विजय शाह थे जिन पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समय समय पर उन्होंने भी अपनी पार्टी के नेता जिनको लगा कि भाई यहाँ पर बयान गलत है, यहाँ पर ये गलत बोल रहे हैं, उन्होंने
उन्होंने पार्टी ने किनारा किया और उनको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वाला बयान बताया कि उनका खुद का बयान था, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो हर पार्टी में ये देखने को मिलता है, लेकिन बिहार चुनाव में जैसा कि मैंने जिक्र करा, जो अलग राज्य के बयान, अब जैसे सपा की बात करें वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित पार्टी है, बीजेपी के आपने कहा एमपी जो मध्य प्रदेश के हैं, तो उनकी अगर हम बात करें जो मंत्री जी हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, उनका बयान बिहार की जनता क्या उतना गौर करेगी, क्या वहाँ सुनेगी? क्योंकि ऐसे तो बहुत से नेताओं के बयान आते हैं जो कभी, अब जैसे बबन सिंह की बात कर ले, उनकी जो वीडियो वायरल हुई, तो ऐसी बहुत सी चर्चा रहती है और पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ देख रहे हैं बड़े स्तर पर। सवाल उठते हैं इन पर, लेकिन सवाल को कहीं ना कहीं जिस तरीके से कवर कर दिया जाता है बड़े मुद्दों के साथ। अब जैसे पहलगाम की घटना के बाद ही जिक्र करें, जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत तेज से हावी हो गया था, फिर ऑपरेशन सिंदूर आ गया तो जातीय जनगणना पर बात कम हुई, फिर ट्रम्प का बयान आ गया तो जातीय जनगणना, ऑपरेशन सिंदूर और कहीं ना कहीं जो आतंकवाद के मामले पर बात चल रही थी वो थोड़ा शांत हो गया। अब ऐसे जैसे जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आएगा वैसे कोई ना कोई बड़ा मुद्दा सामने आएगा, क्योंकि अब बड़े नेताओं के दौरे बिहार में लगे हुए हैं। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बोला कि साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव हैं, कोई ना कोई बड़ा मुद्दा आते रहता है जिससे बिहार चुनाव के इन्हें और नज़दीक लेता जाता है। या ये बोल दें कि पहलगाम को छुपाने के लिए, या ये बोलें पहलगाम अटैक को करने के लिए इन्होंने मोदी के बिहार के उसमें बात शुरू कर दी थी और वहीं पर शुरू होते होते वो बात सीज़ फायर तक आ गई थी। तो इस पर एक कहावत की जा सकती है कि किसको थी पता आएगी हमले की खबर, लेकिन किसे था पता लोगों की बिहार चुनाव पर थी नज़र। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल वाइब पर।